स्वागत है आपका फसल क्रांति में। मैं हूं आपके साथ फिजा काजमी। आज हम मौजूद हैं CPRI में। हमारे बीच मौजूद हैं डायरेक्टर डॉक्टर ब्रजेश सिंह जी। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका फसल क्रांति में। पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान की शुरुआत आखिर कब हुई? देखिए, आलू के ऊपर जो अनुसंधान का कार्य है वो तो जो है हमारे स्वाधीन होने से पहले ही 1935 में शुरू हो गया था। और आप सब जानते हैं कि उस समय अंग्रेज़ों का राज था हमारे यहाँ, और आलू हमारे अपने देश की फसल नहीं है, ये बाहर से ही आई। तो अंग्रेज़ और पुर्तगाली लेके आए थे इसको, और उनकी अपनी ज़रूरत थी, इसलिए वो चाहते थे कि यहाँ पे आलू का विकास हो। तो उस तात्पर्य के साथ उन्होंने जो है कुछ पहाड़ों पे जो है आलू का अनुसंधान 1935 में शुरू किया था। लेकिन हमारी स्वाधीनता मिली हमें 1947 में, तो उसके बाद 1949 में इस संस्थान की स्थापना की गई। स्थापना शुरुआत में तो पटना यानी बिहार की कैपिटल जो है वहाँ पे हेडक्वार्टर बनाया गया। लेकिन बाद में देखा गया कि बीज के उत्पादन और ख़ासकर नई किस्मों के विकास हेतु वो जगह उतनी अच्छी नहीं लगी। तो फिर जो है शिमला, हिमाचल प्रदेश में इसके हेडक्वार्टर को शिफ्ट किया गया, और आज की डेट में शिमला में हमारा हेडक्वार्टर है, और प्लस हमारे 6 रीजनल स्टेशंस हैं। इनमें जो है अगर आप बात करें, जो भी आलू के प्रमुख राज्य हैं जहाँ पे आलू अच्छी फसल ली जाती है, उन सभी राज्यों में ये केंद्र स्थापित है। पंजाब में जालंधर में, यूपी में मेरठ में, मध्य प्रदेश में ग्वालियर में, बिहार में पटना में जहाँ पहले हेडक्वार्टर था वहाँ आज की डेट में हमारा एक स्टेशन है, और पहाड़ी क्षेत्रों में हमारा नॉर्थ ईस्ट में शिलोंग में एक स्टेशन है, और साउथ में ऊटी नामक जगह पे हमारा एक स्टेशन है। जी सर, अगर जब हम बात करते हैं CPRI के मुख्य उद्देश्य की, तो क्या ऐसे उद्देश्य हैं, यानी क्या ऐसे कार्य हैं जिनको मानकर काम किया जा रहा है, और आगे क्या कुछ नया प्लान्स हैं आपके पास? बिल्कुल सही आपने सवाल पूछा। देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने पिछले आंसर में ही बताया कि जो है ये अंग्रेज़ों के द्वारा लाई गई फसल थी, और आप सब जानते हैं कि जो यूरोपीय देश हैं वहाँ पे आलू को गर्मियों में लगाते हैं, और लंबे समय की फसल होती है, 150 दिन की वहाँ पे क्रॉप होती है, और वहाँ की रिक्वायरमेंट और हमारे देश की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भिन्न थी। तो इस संस्थान की स्थापना के साथ ही लक्ष्य ये था कि पहाड़ों से कैसे आलू को मैदानों में लाया जा सके। पहले ये जो है पॉसिबिलिटी नहीं थी, पहले खाली पहाड़ों में ही आलू होता था, और फिर इस संस्थान का जो उद्देश्य था वो हमने पूरा किया, और जो है आज की डेट में 90% आलू जो है वो मैदानी इलाकों में पैदा किया जाता है। तो ये एक संस्थान है जिसने आलू को हम बोलते हैं टेम्परेट से सब ट्रॉपिकल में कन्वर्ट किया, और हमारी जितनी भी किस्मों का विकास हुआ ये इसी संस्थान द्वारा हुआ। और एक और बहुत गर्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा कि जो आलू हमारे यहाँ देश में जितना भी पैदा होता है उसमें 90% आलू वो है जो इसी संस्थान के द्वारा विकसित किस्मों द्वारा कवर किया जाता है, जबकि ज़्यादातर क्रॉप्स में ऐसा नहीं है। तो एक तो यही मुख्य उद्देश्य था कि हम यहाँ के हिसाब से किस्में बनाएं और आलू का निरंतर विकास कर सकें। और इस विकास से मैं बस आपको एक ये डाटा के द्वारा बताना चाहूँगा कि जब 1949 में संस्थान इस्टेब्लिश हुआ था तो आलू बिल्कुल नगण्य था, मतलब था ही नहीं, एक तरह से कह सकते हैं। आलू का ना प्रोडक्शन था, ना एरिया था, ना ही उसकी ईल्ड इतनी अच्छी थी। आज की डेट में हम पूरे विश्व में नंबर 2 पर हैं उत्पादन के मामले में। हम लगभग 54 मिलियन मेट्रिक टन आलू का उत्पादन करते हैं हर साल, और जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो भी वन ऑफ द हाईएस्ट है। हम आज की डेट में लगभग 25 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पैदावार ले पा रहे हैं, जो भी हमारी विकसित किस्में हैं उसके द्वारा। तो ये उद्देश्य भी था, और साथ के साथ जो भी चाहे इसमें आपका जो रोग लगते हैं उनका कैसे निदान किया जाए, कैसी प्रोडक्शन की तकनीकी होनी चाहिए, कैसे उसका पोस्ट हार्वेस्ट का यूटिलाइजेशन हो, तो इन सब पे कार्य करना ही हमारा जो है इस संस्थान का उद्देश्य रहा है, और अभी तक हम उसकी पूर्ति करते आए हैं। जैसे सर आपने बताया कि पहाड़ी क्षेत्रों से
मैदानी इलाकों तक आना एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी रहा होगा कहीं ना कहीं, लेकिन कितना अलग मानते हैं आपके आज मैदानी क्षेत्रों में जिस तरह से आलू का काफ़ी विकास भी हुआ है और एक परिवर्तन भी देखने को मिला है, तो क्या कुछ एक चुनौती रही और आने वाले टाइम में ये जो मैदानी इलाकों में आलू की खेती है उसमें क्या परिवर्तन आप देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि जो यूरोपीय देश की स्थिति थी वही लगभग हमारे पहाड़ी इलाकों में है। आज भी हमारे पहाड़ों में जो आलू होता है वो लंबे दिनों में गर्मियों में होता है, जबकि आप मैदानी इलाकों में देखेंगे कि हमेशा विंटर्स के टाइम में ठंड के दौरान आलू की पैदावार ली जाती है। तो जो दोनों जगह की जो वैरायटीज़ हैं, किस्में हैं, वो अलग अलग हैं। कुछ होती हैं जिनको हम बोलते हैं लॉन्ग डे अडेप्टेड, जिनको गर्मियों में लगाया जाता है, और यहाँ की जो मैदानी इलाकों की किस्में हैं वो शॉर्ट डे वैरायटीज़ हैं, और दोनों के खेती में बड़ा फ़र्क है। लॉन्ग डेज़ वाली हमारी जो किस्म होती है वो 120 दिन तक जाके पकती है, जबकि यहाँ पे हम जो है 90 दिन तक की भी फसलें ले लेते हैं। जो चुनौती की अगर बात करें तो यही था कि आलू को कैसे जो है टेम्परेट से सब ट्रॉपिकल में कन्वर्ट किया जाए। तो बहुत सारी ब्रीडिंग की गई, बहुत सारा जो है अनुसंधान किया गया, और फिर जो है तब जाके किस्मों का विकास किया गया। और मैं गर्व के साथ कहना चाहूँगा कि इस संस्थान ने अब तक 70 से ज़्यादा आलू की किस्में इस देश को दी हैं, और इसी कारण से हम आलू में आज की डेट में उन्नत कर पाए। सर, अगर हम मुख्य किस्मों की बात करें आलू की, वो कौन सी मुख्य किस्में हैं जिन पर काम किया जा रहा है, या फिर वो कौन सी रिसर्च है जिसके लिए आगे काम करके आलू की नई पैदावार को लोगों तक पहुंचाने का भी काम किया जाएगा? देखिए, आलू की किस्में तो अलग अलग क्षेत्रों की प्रेफरेंस के हिसाब से अलग अलग है। अगर मैं बात करूं, शुरुआत करते हैं, जैसे हमारा सबसे अधिक उत्पादन वाला क्षेत्र उत्तर प्रदेश है, तो यहाँ पे एक वैरायटी कुफरी बहार के नाम से बहुत फेमस है, जिसको लोकल लोग 3797 भी बोलते हैं। और इसके अलावा जो पहले बहुत प्रचलित वैरायटीज़ थी उसमें कुफरी ज्योति, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी लवकार, ये 3 वैरायटीज़ ऐसी रहीं जो बहुत लंबे समय तक राज करती रहीं। फिर बाद में जो है इनसे भी बेहतर वैरायटीज़ आ गई या इनमें कुछ कमियां आ गई। तो आज की डेट में अगर बात करें तो एक कुफरी पुखराज करके जो है किस्म है वो बहुत ज़्यादा एरिया में लगाई जा रही है, बहुत कम समय में अच्छा उत्पादन दे देती है। अगर आप इसमें हाई यील्डिंग वैरायटीज़ में प्लेन्स के लिए तो एक कुफरी ख्याति करके वैरायटी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, कुफरी संगम बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है। आपकी नई नई वैरायटी एक से एक निकल के आ रही हैं। अभी आप भी जानते हैं कि प्रोसेसिंग एक बहुत बड़ा सेक्टर है आलू के क्षेत्र में, और उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी हम जो है किस्मों का विकास कर रहे हैं। और अब आज की डेट में कुफरी चिप्सोना नामक वैरायटी है जो 1 से लेकर 5 तक नंबर हम दे चुके हैं, तो 5 वैरायटीज़ चिप्स की वो है। उसके अलावा फ्रेंच फ्राई जो है उसकी बड़ी डिमांड रहती है देश में, और उसके लिए वैरायटी भी चाहिए, तो उसके लिए भी हम 2 वैरायटीज़ का विकास कर चुके हैं, एक कुफरी फ्राई सोना, एक कुफरी फ्राईओम। कुछ गर्म इलाके हैं जहाँ के लिए जो है मतलब पहले आलू वहाँ पॉसिबल नहीं होता था, तो एक कुफरी सूर्या करके हमने किस्म निकाली, वो बड़ी पॉपुलर हो रही है। फिर जैसे अगर बंगाल की बात करें या खरीफ में कर्नाटका की बात करें तो कुफरी हिमालनी करके एक हमने वैरायटी निकाली थी, वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है। पहाड़ों की बात करें तो वहाँ पे अलग अलग किस्में हैं, कुफरी गिरधारी है, हिमालनी है, कुफरी करण है। तो ये वैरायटीज़ जो है अलग अलग क्षेत्रों में प्रेफर की जाती हैं। थोड़ी सी एक सेक्टर और बताना चाहूँगा कि जो है रेड स्किन वैरायटीज़ हालांकि हमारे इधर उत्तर भारत में उतनी पसंद नहीं की जाती हैं, लेकिन अगर पूर्वी भारत की बात करें, बिहार से लेकर बंगाल या आसाम तक, तो वहाँ पे जो है रेड स्किन वैरायटीज़ की बड़ी डिमांड है। तो उस एरिया में भी हम 5-6 वैरायटीज़ का विकास कर चुके हैं। सर, जिस तरह आपने कुफरी चिप्सोना के बारे में बताया, ये एक मुख्य किस्म है, तो क्या किसानों को आप बताना चाहेंगे इस किस्म के बारे में, और जो अन्य किस्में आपने बताई हैं तो उसका किसान कैसे लाभ उठा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए ये जो चिप्सोना नाम की वैरायटी आपने बोली ना, चिप्सोना का नाम ही ये हुआ कि सोने जैसे चिप्स बनाने वाले आलू, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये प्रोसेसिंग की वैरायटी है जिसमें इस आलू से चिप्स बनाने हैं, हमें आलू के चिप्स बनाने हैं। और इसमें सबसे पहली जो वैरायटी थी वो कुफरी चिप्सोना 1 और 2 निकाली गई थी 1998 में। उसके बाद से 3 इसी सीरीज़ की और वैरायटीज़ आ चुकी हैं। इसमें मैं कुफरी चिप्सोना 1 का नाम ज़रूर लेना चाहूँगा, जो काफ़ी पॉपुलर हो चुकी है हमारे देश में, इंडस्ट्री भी यूज़ कर रही है, और सबसे बड़ी इसकी खासियत ये है कि खाने में भी इसका टेस्ट बड़ा अच्छा है। तो जब भी ये बाज़ार में जाता है तो इसका जो है दाम बाकी वैरायटीज़ से
एक्स्ट्रा मिलता है। तो इसलिए किसान जो भी चिप्सोना को जो है की खेती कर रहे हैं उनको इसका अधिक लाभ मिल रहा है। और इसी क्षेत्र में हम और भी नई वैरायटीज़ का विकास कर रहे हैं। अभी रिसेंटली हमने कुफरी चिप्सोना 5 निकाली है जो इंडस्ट्री के हिसाब से बहुत ही सूटेबल वैरायटी है और उसको भी हम पॉपुलराइज करने जा रहे हैं किसानों के बीच में। जी सर, अगर हम बात करते हैं CPRI के नए प्रोजेक्ट्स के बारे में तो वो कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर अभी काम किया जा रहा है? देखिए, नए से नया अनुसंधान तो समय की ज़रूरत के हिसाब से किया ही जाता है। अभी अगर मैं नए कार्यों की बात करूं तो मैं शुरू करता हूं ड्रोन से। आप सब जानते हैं कि ड्रोन को खेती के उपयोग के लिए अब मान्यता मिल गई है और हम भी उस दिशा में अग्रसर हैं। तो पर्पस ये है कि बिना खेतों में घुसे हुए कैसे स्प्रेस को किया जा सके। आलू की कमर्शियल क्रॉप है, उसमें कई तरह के स्प्रे करने पड़ते हैं और उसके लिए हम पिछले 3 सालों से कार्यरत हैं। हमने कुछ शेड्यूल्स ऑलरेडी बना लिए हैं, तो जो है वो एक नया कार्य है जो हम कर रहे हैं। इसके अलावा जीनोम एडिटिंग एक नया जो है क्षेत्र है जो बहुत तेज़ी से पॉपुलर हो रहा है और सरकार की पूरी इस पर जो है दारोमदार है कि इस कार्य को अच्छा किया जाए। तो उस पर ऑलरेडी हमारा एक प्रोजेक्ट चालू हो गया है, उस पर कार्य कर रहे हैं। एक और आप बात समझते होंगे कि आलू का जो बीज है वो आलू ही है, आलू का कंद है। और अगर बीज लगाना है तो 1 हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग 25 से 30 क्विंटल का जो है बीज लगता है, जो काफ़ी वॉल्यूम होता है और एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में उसका खर्चा भी बहुत होता है। तो टारगेट ये है कि हम हाइब्रिड पोटैटो के ऊपर जो है अनुसंधान हमने कुछ चालू कर दिया है। और हालांकि ये लंबा प्रोजेक्ट है, इतनी आसानी से इसके रिज़ल्ट नहीं आएंगे, लेकिन जब रिज़ल्ट आ जाएंगे तो उसमें फ़ायदा ये होगा कि कुल मिला के 120-150 ग्राम सीड से ही आप 1 हेक्टेयर की बिजाई कर पाएंगे। तो इस तरह के कुछ जो भी रिसर्च के नए एरियाज़ हैं उन सब में हम कहीं ना कहीं कार्य कर रहे हैं। जी सर, जिस तरीके से आपने बताया कि आलू तो मुख्य उद्देश्य है ही CPRI का, लेकिन और वो कौन से कार्य हैं जिससे आप किसानों के साथ जुड़ रहे हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं और जो किसानों की समस्याएं हैं उनका निवारण भी संस्थान द्वारा किया जा रहा है? जी, इस क्षेत्र में मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं जो किसानों के हित के लिए बनाए गए हैं, चाहे वो कृषि मेले हों, कृषि प्रदर्शनी हो, किसानों के लिए ट्रेनिंग हो, या एक हम बोलते हैं FLDs, फील्ड लेवल डिमॉन्स्ट्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए हमारे संस्थान ने कोई नई किस्म का विकास किया, अब किसान को कैसे पता चलेगा कि वो किस्म कौन सी है, क्या परफॉर्मेंस है। तो उसके लिए जितनी भी तरह की नई किस्में निकलती हैं उनका हम किसानों के क्षेत्र में जो है FLD लगाते हैं। और इसमें पहले तो हम सीधे कोशिश करते थे, लेकिन हमारी संख्या क्योंकि बड़ी लिमिटेड है, हर जगह हम नहीं पहुंच सकते, तो अब हमने नया जो मॉडल अडॉप्ट किया है वो KVKs के थ्रू किया है। तो हम जिस एरिया में काम करना चाहते हैं वहाँ के एक KVK से संपर्क करके उनसे किसानों का चुनाव कराते हैं, एरिया का चुनाव कराते हैं और फिर हम उनको जो है बीज देके, नई किस्मों का बीज देके उसका FLD लगवाते हैं। तो किसान को खुद भरोसा हो जाता है कि हाँ भाई ये वैरायटी उसके कितने काम की है। और इस तरह से हम जो है बढ़ चढ़ के किसानों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और हर जगह कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट से लेकर और जो है साउथ तक हम इस तरह के सभी कार्य को कर रहे हैं। सर, आपने ये तो बताया कि किस्में क्या हैं या फिर किस तरीके से किसानों के लिए संस्थान द्वारा कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन आप हमें ये भी बताइए कि जो किसान हैं उनकी फसल में अगर कुछ परेशानी आती है या कुछ समस्याओं का सामना किसानों को अक्सर देखते हैं हम करना पड़ता है, तो उसके लिए संस्थान क्या समस्याओं का सुधार या निवारण किसानों तक पहुंचाती है, या वो उस कार्य को किस तरह से किया जाता है कि जो एक छोटे से छोटे ग्रामीण क्षेत्र में किसान बैठा है, उसकी फसल है, उस तक वो समस्याओं का निवारण पहुंच सके और उस तक जानकारी पहुंच सके? देखिए, इसके लिए जो भी चैनल्स हैं, जो मास मीडिया है, उसमें हम रेगुलर कार्य करते रहते हैं। वहाँ पे हमारे जो इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं, तो और उसमें हम हर तरह के जो है कोर्सेज हों, चाहे वो किस्मों के से रिलेटेड है, चाहे वो बीमारियों का है या खाद पानी का जो है कैसे व्यवस्था करनी है, इन सब बारे में हमारे जितने भी स्टेशन है, मैंने बताया कि 6 तो हमारे स्टेशन है और 1 हमारा हेडक्वार्टर है, तो ये 7 जगहों पे, चाहे वो दूरदर्शन हो, चाहे ऑल इंडिया रेडियो हो, या आपके जैसे जो चैनल्स हैं या मैगजीन्स हैं, इनके थ्रू हमारी कोशिश रहती है कि हर किसान को, वो जो आलू का किसान है उसको ये जानकारी रहे कि अगर ये फला बीमारी आई है तो उसको क्या करना चाहिए। और उसके अलावा जहाँ पे हम ऑलरेडी बैठे हुए हैं, जो लोकेशंस हैं, वहाँ पे हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। किसी को भी कोई समस्या आती है तो ज़रूर संपर्क करें। हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट पे बहुत सारी जानकारी ऑलरेडी दी हुई है, उस पर नंबर्स भी दिए होते हैं। सीधे वैज्ञानिकों से बात करके उसका निदान वो समस्या का कर सकते हैं।
सर आप हमें ये भी बताइए कि अगर कोई किसान है और आलू की खेती वो करना चाहता है तो बीज का किस तरीके से वो बीज खरीद सकता है, संस्थान का क्या रोल रहता है इसमें? देखिए, हमारा संस्थान को जो मैंडेट दिया गया है सरकार द्वारा वो है ब्रीडर सीड पैदा करना, और हर साल हम लगभग 3000 टन ब्रीडर सीड का उत्पादन करते हैं। लेकिन ये बीज सीधे किसानों के लिए नहीं होता है। ये जो है, जो हमारा मंत्रालय है कृषक कल्याण, किसान एवं कृषक कल्याण, वो मंत्रालय द्वारा इसका अलॉटमेंट होता है स्टेट गवर्नमेंट्स को। तो हर स्टेट से जो है उनकी रिक्वायरमेंट पूछी जाती है और उसी के हिसाब से जो हमारी मिनिस्ट्री है वो अलॉट करती है कि इस स्टेट को इतना सीड देना है। जो हम बीज पैदा करते हैं वो स्टेट सबसे पहले इंडेंट दे के हमसे जो है ले लेती है, और उनका दायित्व ये है कि उसको 3 बार मल्टीप्लाई करके सर्टिफाइड सीड बनाए और वो सर्टिफाइड सीड अपने प्रदेश के किसानों को बांटे। तो ये पूरी व्यवस्था सरकार द्वारा ऑलरेडी बनाई गई है और उसी के तहत ये कार्य चल रहा है। उसके अलावा एक और स्कोप ये होता है कि जो हमारे जो बीज पैदा करने वाले जो स्टेशन हैं वहाँ पे जो बीज बच जाता है उसका ऑक्शन भी करते हैं। तो बहुत सारे लोग जो किसान जिस क्षेत्र के हैं उनको पता है और वो ऑक्शन में जो है सैकड़ों की संख्या में आते हैं और कुछ सीड उनको सीधे भी मिल जाता है इस व्यवस्था के द्वारा। सर जिस तरह अभी आपने हमें बताया कि किस तरह से संस्थान कार्य कर रहा है, क्या क्या समस्याओं का और किस तरह से समस्याओं का निवारण संस्थान के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन इस संस्थान में निदेशक का कार्यभार संभालने के बाद आपका क्या कार्यभार किस तरह से रहा और आगे क्या परिवर्तन आप करने वाले हैं या कुछ क्या चेंजेस आपको लगते हैं कि अभी होने बाकी हैं? देखिए, अभी बहुत समय तो नहीं हुआ है। मैंने जनवरी में संस्थान में एज निदेशक पदभार संभाला था, लेकिन ये ज़रूर है कि हमारा जो आप जानते हैं हम इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंडर में आते हैं, तो वहाँ पे बड़ी सारी व्यवस्थाओं में बदलाव किया जा रहा है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, परचेजेज हों या अनुसंधान हो। और एक और जो बड़ी ख़ास बात है वो मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमारा देश ऑलरेडी अभी अमृतकाल में आ गया है पिछले 2 साल से, और उसके लिए एग्रीकल्चर के सेक्टर में भी बहुत सारे टारगेट्स दिए जा रहे हैं। और अब जो अनुसंधान पहले हमारी अपनी विशेष के हिसाब से होता था वैसा ना हो के आउटपुट ओरिएंटेड हो रहा है। तो हमारा भी टारगेट यही है इस संस्थान का, मेरा पर्सनल या मेरे अपने वैज्ञानिकों का, कि हम आउटपुट ओरिएंटेड काम करें और जो हम जो है अनुसंधान कर रहे हैं उससे कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर निकालें, ऐसा प्रोडक्ट हो, ऐसी टेक्नोलॉजी हो, ऐसी किस्म हो जो किसानों के डायरेक्टली हित के लिए हो। और उसी दिशा में हम जो है काम कर भी रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हमारा संस्थान भी आगे बढ़े। सर आपसे आखिरी सवाल यही रहेगा कि फसल क्रांति के माध्यम से किसानों को आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल एक संदेश ज़रूर देना चाहूँगा। जैसा मैंने बोला कि विश्व में आज हम दूसरे स्थान पर हैं आलू में, लेकिन जो हमारी कैपेसिटी है, जो हमारे किसानों का बल है, जो किसानों का जो है का ज्ञान है, उससे मुझे पूरा ये विश्वास है कि हम एक समय में ज़रूर हम जो है नंबर 1 हो जाएंगे विश्व में। और उसके लिए मैं किसानों से अनुरोध करूँगा कि हमारे संस्थान से बिल्कुल जो है अच्छी तरह से जुड़े रहें। जो भी नई किस्मों का विकास हो रहा है, जो नई तकनीकें आ रही हैं, जो बीमारियों के कंट्रोल मेजर्स आ रहे हैं, उनको अगर ढंग से इस्तेमाल करेंगे तो जो है बीइंग कमर्शियल क्रॉप, उससे उनको बहुत फ़ायदा होगा, उनकी इनकम बढ़ेगी, उनका जो है घर परिवार अच्छे से चलेगा और हमारा जो उद्देश्य है वो भी पूरा हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे डॉक्टर ब्रजेश सिंह जी, डायरेक्टर CPRI के, जिन्होंने हमें बताया कि आलू की किस्में क्या हैं, किस तरह से किसान आलू की खेती कर सकते हैं और क्या कुछ परिवर्तन आ रहा है लगातार धीरे धीरे, और कृषि के क्षेत्र में परिवर्तन की ज़रूरत भी है और परिवर्तन आ भी रहा है। और कृषि से संबंधित तमाम जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ।